डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहलगाम हमले और जातिगत जनगणना पर चर्चा। अभी सिर्फ अंदाजे के साथ किया जाता था, कोई जवाबदेही, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और सरकार मनमाने तरीके से जहां चाहा वहां बजट, पैसा और योजना लगा दी। ओडिशा के निजी विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा की मौत के बाद हंगामा। 3 महीने के भीतर ये दूसरी घटना। लगातार फिर से उसी सेम डिपार्टमेंट से, सेम फ्लोर से, सेम हॉस्टल से फिर से ये आत्महत्या हुआ है। इसके बारे में एबीवीपी का डिमांड है, इसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी को बताया कट्टरपंथी। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। तिरुवनंतपुरम में मोदी के साथ मंच पर बैठे केरल के मुख्यमंत्री विजयन और कांग्रेस नेता शशि थरूर। मोदी ने किया कांग्रेस पर तंज, कहा यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला, जहां मैसेज जाना था चला गया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल को दिल्ली की अदालत का नया नोटिस, कहा आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा। अगली सुनवाई 8 मई को। अब बिलावल भुट्टो ने भी कबूला पाकिस्तान के आतंकवाद का इतिहास। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर जताई सहमति। स्काई न्यूज के इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान ने भुगता है अपनी गलतियों का अंजाम। पाकिस्तान ने भारतीय गानों पर लगाई पूरी तरह रोक। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के बाद लिया गया फैसला। पाक मंत्री बोले राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी। और ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को एनएसए के पद से हटाकर बनाया संयुक्त राष्ट्र का राजदूत। विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कार्यकारी एनएसए की जिम्मेदारी। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य अभियुक्तों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच और 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रहे कानूनी विवाद के बाद यह नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। ईडी ने हाल ही में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उस वक्त नेताओं को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। पूरी जानकारी दे रही हैं अंशिता। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। हाल में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने इस मामले की जांच साल 2021 में शुरू की थी। इस मामले की शिकायत 26 जून 2014 को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से की गई थी। ईडी ने पिछले दिनों जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, तब कोर्ट ने जरूरी दस्तावेजों के न होने का हवाला देते हुए नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये मामला कानूनी तौर पर बहुत ही कमजोर है। ये सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से कोर्ट में लाया गया है। As stated years ago when this was initiated, the National Herald case अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि हैरानी की बात है कि कई साल पहले कोर्ट के सामने लाया गया ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, लेकिन इसमें कहीं भी मनी यानी धन या संपत्ति का मूवमेंट नहीं हुआ है। कोई पैसा या संपत्ति इधर से उधर नहीं हुई है, कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं हुआ है, तो ये मामला अदालत में ठहरने वाला नहीं है। फर्जी मामला है और अदालत में इसे खारिज ही होना है। ये मामला नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया अखबार की मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल के अधिग्रहण और बाद में यंग इंडिया नामक एक गैर लाभकारी संस्था के गठन से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस ने एजेएल को लगभग 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 50 लाख रुपए की मामूली कीमत पर यंग इंडिया को सौंप दिया गया। ईडी ने इसके जरिए गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं पर करीब 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र पर राजनीतिक बदले के औजार के रूप में जांच एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में नई दिल्ली में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी बदले की भावना से नहीं डरेगी। ईडी ने जब अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किए थे।
इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने देश भर के 57 शहरों में इस मामले की वास्तविकता बताने के लिए 21 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम भी शुरू किया था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद पार्टी ने कार्यक्रम को बीच में ही स्थगित कर दिया। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। नई दिल्ली में अब से कुछ देर पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित हुए। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर शोक जताया गया और पार्टी ने एक बार फिर दोहराया कि अपनों को खोने वालों का दर्द पूरे देश का दर्द है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा देश आज जवाबदेही, स्पष्टता और न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। बैठक में मांग की गई कि भारत सरकार आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित परिवारों को दीर्घकालिक नैतिक और संस्थागत मदद दी जाए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद पार्टी नेता हरीश रावत बोले, पहलगाम के विषय में हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, भाई आप एक्शन लीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। पूरा देश कह रहा है एक्शन लो और जल्दी कुछ प्रभावशाली एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि भारत के ऊपर जो भी इस तरीके की नजर डालेगा, जो भी इस तरीके की कोशिश करेगा, उस शक्ति को कुचल दिया जाएगा। बैठक में जातिगत जनगणना पर भी चर्चा हुई और कहा गया कि सरकार इसकी स्पष्ट नीति बताए ताकि पता चले कि वो इसे कब तक पूरा करना चाह रही है। पार्टी नेता सचिन पायलट का कहना था, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्योंकि भारत और राज्य सरकारों का जो बजट है, उस बजट का आवंटन, नीति निर्माण करना, सहयोग समर्थन देना अभी सिर्फ अंदाजे के साथ किया जाता था। कोई जवाबदेही, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और सरकार मनमाने तरीके से जहां चाहा वहां बजट, पैसा और योजना लगा दी। तो हमने मांग रखी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि एक समयबद्ध सीमा बांधकर आप कार्य करें और जो जनगणना हो उसमें जो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे उसमें साइंटिफिक तरीके से किया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि किसी को आशंका ना हो। और हम लोग चाहते हैं कि सर्वंगीय समाज, पूरे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई हिस्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में स्थित निजी विश्वविद्यालय कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस संस्थान के हॉस्टल में एक नेपाली छात्रा की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इसी संस्थान में फरवरी में भी एक नेपाली छात्रा की मौत हो गई थी, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ था और संस्थान पर कई आरोप लगे थे। ओडिशा सरकार छात्रा की मौत की जांच कर रही है। पूरी जानकारी के साथ हैं आंचल। ओडिशा में भुवनेश्वर स्थित KIIT के हॉस्टल में गुरुवार को नेपाली मूल की एक छात्रा संस्थान के हॉस्टल में अपने कमरे में मृत पाई गई थी। ओडिशा सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक छात्रा बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और नेपाल में बीरगंज की रहने वाली थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त सुरेश देव दत्ता सिंह ने घटना के बारे में मीडिया को जानकारी दी। यूनिवर्सिटी में एक नेपाली छात्रा की सुसाइड की घटना आज सामने आई है। हम लोगों ने जाकर उसको देखा है। इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। जो प्राइमा फेसी जो देखने में लग रहा है, क्योंकि उनका रूम अंदर से बंद था, हैंगिंग में पाई गई, तो ये सुसाइड का केस लगता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने छात्रा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि ओडिशा सरकार के साथ मिलकर परिवार को पूरी सहायता दी जा रही है। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को गंभीरता से लेता है। इस घटना के बाद छात्रों में काफी नाराजगी है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। अभी जो कीट में हमारी जो छात्री का आत्महत्या किया है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। पिछली बार भी एक नेपाली छात्री ने एक आत्महत्या किया था। उसके बारे में भी कीट का कोई भी मतलब कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ था। जब उसके घर वाले एबीवीपी दाबी किया था, उसके ऊपर भी कुछ भी कार्यानुष्ठान नहीं हुआ था। इससे पहले फरवरी में भी एक नेपाली छात्रा कथित तौर पर मृत पाई गई थी। छात्रा की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। नेपाली छात्रों ने आरोप लगाए थे कि छात्रा को कथित तौर पर ब्लैकमेल किया गया था और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से न्याय न मिलने की वजह से लड़की ने जान दे दी थी। नेपाली छात्रों के परिजनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराई थी।
बताया जा रहा है कि इस बार भी घटना उसी हॉस्टल में हुई जहां पिछली बार यानी फरवरी में हुई थी। हॉस्टल के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। छात्र घटना की जांच और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। जर्मनी की घरेलू खुफिया एजेंसी BND ने देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और जर्मनी में तेजी से लोकप्रिय हो रही पार्टी AfD यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को दक्षिणपंथी कट्टरपंथी पार्टी बताया है। एजेंसी के मुताबिक पार्टी पर लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ काम करने का शक सही साबित हुआ है। पार्टी को ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया गया है जो आजाद लोकतंत्र के मूल स्वरूप के खिलाफ जाते हैं। और जानकारी दे रही हैं आराधना। जर्मनी की 12 साल पुरानी पार्टी AfD को अभी तक संघीय स्तर पर अतिवादी दक्षिणपंथी पार्टी के तौर पर एक संदिग्ध विचारों वाले दल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब खुफिया विभाग यानी BND ने इस पार्टी को कट्टरपंथी पार्टी के तौर पर वर्गीकृत किया है। जर्मनी के अखबारों के मुताबिक एजेंसी का कहना है कि पूरी पार्टी का चरित्र अतिवादी है, जो मानवीय गरिमा की अवहेलना करता है। खुफिया कार्यालय के वाइस प्रेसिडेंट सिनान सेलेन और सिल्के विलियम्स का कहना है कि AfD और पार्टी में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बयान और उनके रुख मानवीय गरिमा के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। एजेंसी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि AfD नस्लीय आधार पर मुस्लिम देशों से आए लोगों को जर्मन लोगों की तुलना में भेदभाव करती है और उन्हें समान रूप से नहीं देखती। एक अलग बयान में जर्मनी की आंतरिक मामलों की मंत्री नैन्सी फैजर ने कहा है कि AfD लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ अभियान चला रही है। फैजर ने एक बयान में कहा है कि AfD ऐसी नस्लीय अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती है जो पूरी आबादी के खिलाफ भेदभाव कर आप्रवासन के इतिहास वाले नागरिकों को दूसरे दर्जे का जर्मन नागरिक मानती है। जर्मनी में इसी साल फरवरी में हुए आम चुनावों में AfD करीब 21% वोटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उससे आगे सिर्फ नई सरकार बनाने जा रही CDU और उसकी सहायक पार्टी CSU ही है, जिन्हें करीब 29% वोट मिले हैं। चुनाव के 2 महीने बाद अप्रैल के आखिर में आए फोर्सा के सर्वे में AfD को 26% लोकप्रिय बताया गया है, जबकि CDU की लोकप्रियता 24% ही आंकी गई है। तमाम मुद्दों जैसे होलोकॉस्ट, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की भूमिका, आप्रवासन, यूक्रेन युद्ध और यूरोपीय संघ के मामलों में AfD की राय जर्मनी की बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। AfD पार्टी को जर्मनी के पूर्वी हिस्से में भारी समर्थन मिलता है। AfD के एक बड़े नेता ब्यॉर्न योके पर एक रैली के दौरान प्रतिबंधित नाजी नारा लगाने के कारण 2024 में जुर्माना भी लगाया गया था। यूरोप में यहूदियों को दी गई यातना की याद दिलाने वाले बर्लिन के मेमोरियल को वो शर्म का स्मारक भी कह चुके हैं। इधर हाल ही में अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क भी खुलकर AfD का समर्थन कर चुके हैं। फरवरी में जर्मन चुनावों से पहले मस्क ने कहा था कि AfD ही वो अकेली पार्टी है जो जर्मनी को बचा सकती है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। शुक्रवार को भारत सरकार ने एक सख्त और चौंकाने वाला फैसला लिया, जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में हलचल मचा दी। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले के बाद की गई, जिसमें 26 लोगों, ज्यादातर पर्यटकों की जान चली गई थी। इस हमले ने देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी थी और सरकार ने इसे पाकिस्तान से जोड़कर कई कड़े कदम उठाए। इन क्रिकेटर्स के अकाउंट्स पर प्रतिबंध का असर तुरंत दिखा। जब भारतीय यूजर्स ने इन अकाउंट्स को खोलने की कोशिश की तो उन्हें संदेश मिला, दिस अकाउंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, यानी ये अकाउंट भारत में उपलब्ध नहीं है। इसके आगे लिखा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी अनुरोध का पालन किया है। ये कदम भारत की डिजिटल स्ट्राइक का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तानी हस्तियों के सोशल मीडिया प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले शोएब अख्तर और बासित अली जैसे पूर्व क्रिकेटरों के यूट्यूब चैनल्स और कई पाकिस्तानी कलाकारों जैसे माहिरा खान और अली जफर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी बैन किए जा चुके हैं।
पहलगाम हमले के बाद भारत ने न केवल सोशल मीडिया पर कार्रवाई की, बल्कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी वाघा सीमा बंद करने जैसे कदम भी उठाए। इन क्रिकेटरों के अकाउंट्स पर बैन का फैसला सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। रंगमंच की दुनिया के कई आयाम हैं और खासकर जब कहानियों को मंच पर उतारा जाता है तो उसकी अलग चुनौतियां होती हैं। लेकिन ये प्रयोग पिछले 50 सालों से लगातार कर रहे हैं जाने माने निर्देशक और एनएसडी के पूर्व निदेशक रहे देवेंद्र राज अंकुर। दिल्ली में पिछले दिनों कहानी के रंगमंच के 50 साल होने पर 5 दिनों का एक नाट्य समारोह हुआ। उसके बारे में बता रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। दिल्ली में तकरीबन हर रोज रंगमंच प्रेमियों के लिए तमाम ऑडिटोरियम्स में कई नाटक खेले जाते हैं, तमाम समारोह भी होते हैं और रंगमंच में नए नए प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही नायाब प्रयोग करने वाले जाने माने रंगकर्मी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक देवेंद्र राज अंकुर पिछले 50 वर्षों से कहानी का रंगमंच नाम से एक बेहतर और सफल प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम बेहतरीन कहानियों को मंच पर उतारा है। कहानी के रंगमंच के 50 साल यानी स्वर्ण जयंती के मौके पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 26 से 30 अप्रैल तक कथा रंग का आयोजन किया गया। मैलो रंग नाम की संस्था की ओर से आयोजित इस समारोह का उद्घाटन किया कवि और संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी ने और इस दौरान मुंबई की अनुष्ठान संस्था ने स्त्री संघर्ष पर आधारित जोगिया राग नाटक का मंचन किया। दूसरे दिन दिल्ली की संस्था संभव ने संतोष चौबे की कहानियों, उसके हिस्से का प्रेम और गरीब नवाज का मंचन किया और इसके अगले दिन सूरेबाला की कहानी एक स्त्री के कारनामे का भी मंचन किया गया। इस कहानी को भी मंच पर उतारा दिल्ली की संस्था संभव ने। समारोह के दौरान सूरेबाला की कहानी एक स्त्री के कारनामे का मंचन भी किया गया और संभव नाम की संस्था ने इस कहानी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंच पर उतारा और इसके सारे किरदार दर्शकों को अपने अभिनय से बांधने में कामयाब रहे। इसी दौरान दिल्ली की संस्था हंसाक्षर ने भी मंच पर उतारा जाने माने पत्रकार, लेखक और कवि प्रियदर्शन के लिखे नाटक बेटियां मन्नू की। मन्नू भंडारी की तमाम कहानियों में उनकी जो तमाम महिला पात्र रही हैं उन्हें लेकर प्रियदर्शन ने ये कहानी लिखी है, बल्कि इसका नाट्य रूपांतरण भी हुआ है और इसके कई शो पहले भी हो चुके हैं। चौथे दिन उमाशंकर चौधरी की लिखी कहानी अयोध्या बाबू सनक गए हैं का मंचन किया संभव संस्था ने, जबकि आखिरी दिन यानी 30 अप्रैल को रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी समाप्ति का मंचन भी संभव नहीं किया। संभव दरअसल देवेंद्र राज अंकुर की संस्था है और इसके जरिए देवेंद्र राज अंकुर अपने तमाम नाटक मंच पर लाते हैं। इन सभी नाटकों का निर्देशन किया था देवेंद्र राज अंकुर ने ही। कहानी के रंगमंच के प्रणेता अंकुर ने इस मौके पर कहा कि रंगमंच में तमाम संभावनाएं हमेशा रहती हैं और कहानियों को मंच पर उतारने की अपनी चुनौतियां भी हैं और सुख भी। अंकुर ने कहा कि बेशक रविंद्रनाथ टैगोर या हमारे तमाम क्लासिक लेखकों का दौर अलग रहा हो, लेकिन उनकी कहानियों में तब के परिवेश के साथ समाज की जिन विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है उनमें से ज्यादातर आज भी मौजूद है और इसीलिए इन कहानियों का नाट्य रूपांतरण जरूरी भी है और हिंदी में नए नाटकों की कमी की बात करने वालों के लिए एक खुला आसमान भी यहाँ से मिलता है। 50 साल से ये प्रयोग करते हुए उन्हें हमेशा एक नई ऊर्जा का एहसास होता है और इसकी चुनौतियां उन्हें हिम्मत भी देती हैं। बेशक देवेंद्र राज अंकुर की ये कोशिश तमाम कहानियों को मंच पर उतारकर दर्शकों के बीच कुछ नया देने और नया करने की एक अद्भुत कोशिश है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।